हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि एआईएस के बेस पर अपनी आईटीआर कैसे फाइल करें। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम बताइए एआईएस किस तरीके से हमारी आईटीआर को इफेक्ट करेगा, हमें आईटीआर को किस तरीके से अब रिवाइज करना है या फाइल करना है। तो गाइज आज हम ये सब देखेंगे इस चार्ट के थ्रू हमें इसे समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइज। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें आईटीआर की रिटर्न रिवाइज कब करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, मैं उन सेसेस की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल कर ली है तो आप एआईएस को मैच करेंगे अपनी 26 एएस के साथ। आप क्या करेंगे एआईएस को अपनी 26 एएस के साथ मैच करेंगे। अगर आपकी 26 एएस और एआईएस मैच है, यानी कोई भी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी उसके अंदर अलग अलग चीजें नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी रिटर्न ओके है, आप उसे नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन इन केस अगर आपका 26 एएस और एआईएस मैच नहीं करता, दोनों चीजों में डिफरेंस है, तो आपको अपना एआईएस के बेस पर अपनी जो आईटीआर है वो रिवाइज करनी पड़ेगी और ये मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अगर एआईएस में कुछ अदर इंफॉर्मेशन आती है तो उस बेस पर आप अपनी रिटर्न रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट, या तो आपने अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है या आपने अपनी रिटर्न फिल ही नहीं की थी, आपने अपनी रिटर्न सबमिट ही नहीं किया, तो दोनों केसेस के अंदर आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। किन किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन अधिकतर लोगों के एआईएस में शो हुई है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि हम सभी का कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता है और हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जो भी इंटरेस्ट हमारे पास आया है, आपने अपने जो पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं या अगर अपनी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या कर चुके हैं किसी भी केस में, सबसे पहले मेन अगर हमने क्लाइंट की रिटर्न फाइल किया तो हमें कई बार क्लाइंट बताता नहीं है कि कितने उसके बैंक अकाउंट्स थे। आपने उसमें चेक करना है कि सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट आया उसमें कौन कौन से बैंक है, कितने नंबर ऑफ बैंक है। आप सभी बैंक का पहले तो अकाउंट नंबर चेक कीजिए कि अकाउंट नंबर जो है वो ठीक है, वो उसी क्लाइंट का है या आप ही का है। और दूसरी बात, जितने भी आपने इसमें बैंक अकाउंट देखे, अगर वो आप ही के हैं या आपके क्लाइंट के ही हैं तो उन सभी की डिटेल आपको देनी जरूरी है। उन सभी की डिटेल आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर प्रोवाइड करेंगे, सभी के अकाउंट नंबर दोगे सबका। अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है तो बैलेंस शीट के अंदर सबके क्लोजिंग बैलेंस उसके अंदर बताएंगे, इंटरेस्ट भी बताएंगे। नेक्स्ट वन, जॉइंट अकाउंट इंफॉर्मेशन। जॉइंट अकाउंट इंफॉर्मेशन यानी कि एक ही अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, अगर वो जॉइंट अकाउंट है, उस वो जो अकाउंट है वो एक या दो से ज्यादा मेंबर्स के नाम पे है, तो वो जॉइंट अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है, कई जगह ये देखा जा रहा है कि एआईएस में वो इंफॉर्मेशन जो है वो सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर के उसमें आ रही है। तो अगर सभी जॉइंट अकाउंट के एआईएस के अंदर वो इंफॉर्मेशन शो हो रही है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को जो फीडबैक देना है वो प्रॉपर तरीके से देना है और वो जो जॉइंट अकाउंट है वो सभी जॉइंट होल्डर्स के आईटीआर में आपने शो करना है। नेक्स्ट, जो इंफॉर्मेशन है सभी अकाउंट्स की आप देंगे आईटीआर में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सभी बैंक्स को कंसीडर करेंगे जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी आप इसमें से कोई भी बैंक नहीं छोड़ सकते। जितने नंबर ऑफ बैंक्स की डिटेल आई है सभी के सभी बैंक्स की डिटेल आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। तो ये तो था गाइस इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट के अलावा जो अदर इंटरेस्ट दिखाएगा। अदर इंटरेस्ट कौन कौन से? टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट आया, सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिला या अदर इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ। ठीक है जी, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या अदर इंटरेस्ट, ये जितना कुछ भी हमें रिसीव हुआ, ठीक है जी, ये इंटरेस्ट हमारे पास या तो SFT 016 के अंदर दिखाएगा इसकी डिटेल, या फिर जो हमारे पास टीडीएस कटता है इंटरेस्ट का। देखिए हमारे पास मैंने आपको एआईएस की वीडियो भी डाउन दिखाई थी कि एआईएस में किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपने उसमें देखा हो, सबसे पहला कॉलम किसका था? टीडीएस का, उसके बाद किसका था? एसएफटी का। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन आपके पास अलग अलग दो जगह पर आई हो। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है एक इंफॉर्मेशन अलग अलग दो जगह पर आई हो। तो यानी जो इंटरेस्ट है हो सकता है वो SFT 016 में भी आया हो और जो इंटरेस्ट है वो टीडीएस में भी आया हो। तो इसमें से प्रॉपरली उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है आपको हैंडबुक में
कि आपको जो हायर अमाउंट है, हायर अमाउंट आपको लेना है और लोअर अमाउंट को आपने डुप्लीकेट मार्क कर देना है, यानी फीडबैक में आप क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट अमाउंट। ठीक है जी, उसमें साफ साफ लिखा है, डिपार्टमेंट ने दिया है कि आपने हायर अमाउंट को तो रिटेन कर करके रखना है। ठीक है जी, हायर अमाउंट आप रखेंगे और जो लोअर अमाउंट है उसे क्या करेंगे, मार्क्ड एज डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट अमाउंट हो जाएगी आपकी, इसमें आप फीडबैक देंगे डुप्लीकेट अमाउंट का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड यानी इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड अब प्रॉपर्ली कैलकुलेट होकर के आएगा कि कितना इनकम टैक्स रिफंड आपको कौन सी तारीख को मिला। ठीक है जी, तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे कब उसका रिफंड मिला, यानी कि अगर रिफंड मुझे मिला है 2 मार्च 2021 को, अगर 2 मार्च 2021 को मिला तो इंटरेस्ट जो है 2021 फाइनेंशियल ईयर में मैं कंसीडर करूंगी। लेकिन वही इंटरेस्ट अगर मुझे 10 अप्रैल 2021 को मिलता तो वो जो कंसीडर कब किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंसीडर नहीं करना, यानी इस बार हमारी आईटीआर में वो नहीं जाएगा, वो कब जाएगा, नेक्स्ट आईटीआर में, अगर 31 मार्च के बाद मिला है तो। ठीक है जी, दिखाएंगे कहाँ इसे हम, अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की डिटेल हमारे पास SFT 003, SFT 004 में जाएगी। ठीक है जी, ये करंट अकाउंट की और सेविंग अकाउंट की अलग अलग आती है हमारे पास कैश डिपॉजिट की डिटेल। फॉर्म 61 में हमारे पास इसकी डिटेल जाएगी नॉन पेन ट्रांजेक्शन के बेस पे। और उसके बाद अगर हम ज्वाइंट अकाउंट इंफॉर्मेशन की बात करें, ज्वाइंट अकाउंट किया, अगर हमने कैश विड्रॉ किया तो उसकी इंफॉर्मेशन कई केसेस में सभी के सभी ज्वाइंट होल्डर्स के अकाउंट में आ रही है, यानी अगर ज्वाइंट अकाउंट है उसमें कोई कैश डिपॉजिट हो रहा है तो सभी के सभी ज्वाइंट होल्डर्स के पास उसकी इंफॉर्मेशन गई है। इस इंफॉर्मेशन का फीडबैक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। और सेम केस हमारे पास किसमें है, कैश विड्रॉवल के केस में। कैश विड्रॉवल की इंफॉर्मेशन भी SFT 003, SFT 004 में जाती है। ठीक है जी, इसके साथ ही साथ ये जो नया सेक्शन हमारे पास आया था, सेक्शन 194N, सेक्शन 194N क्या है आप जानते हैं ऑलरेडी, टीडीएस कटता है इसके तहत, अगर आपने ज्यादा कैश विड्रॉ किया तो बैंक टीडीएस काटता है। तो अब इसके अंदर आपको साफ शब्दों में क्या कहा है, पहले तो वही ज्वाइंट अकाउंट वाली बात आ गई कि सभी पर्सन के एआईएस में भी ये रिपोर्ट कर सकता है, अगर रिपोर्ट आई तो आपने फीडबैक प्रॉपरली देना है। ठीक है जी, ये तो थी वही कैश डिपॉजिट के तरीके से बात, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और डाला गया है। एक ट्विस्ट क्या डाला कि जो आपके पास कैश विड्रॉवल की डिटेल है वो SFT 003, 004 में तो जाएगी ही। ठीक है जी, साथ ही साथ टीडीएस स्टेटमेंट में भी आपकी डिटेल आ सकती है, एज पर फॉर्म 61A भी इसकी डिटेल आ सकती है, इसकी डिटेल 61A में आती है, 61 में नहीं आती विड्रॉवल की। ठीक है जी, तो इसमें आपको साफ शब्दों में कहा है कि जो भी हायर अमाउंट होगी कैश विड्रॉवल की, चाहे इसके अकॉर्डिंग है, SFT स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, या सेक्शन 194N के अकॉर्डिंग है, या फिर 61A के अकॉर्डिंग है, जो भी हायर अमाउंट है वो हम कंसीडर करेंगे। लोअर अमाउंट को क्या फीडबैक देंगे आप, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन। लोअर अमाउंट की इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस है, तो इन चीजों का खास करके ध्यान रखना है आपको। दूसरा, हमारे पास परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें डिटेल के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से डिटेल आपके पास इकट्ठी होगी। सबसे पहले जो रजिस्ट्रार डिटेल देगा, रजिस्ट्रार से जो डिटेल जाएगी वो SFT 012 के अंदर आएगी। फॉर्म 61 से इसकी डिटेल जाएगी नॉन पेन ट्रांजेक्शन के केस में। सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IA के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है, क्या डिडक्ट होता है, टीडीएस। ठीक है जी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे। ठीक है जी, तो ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है इस बेस पे, या फिर आईटीआर के शेड्यूल सीजी से। अब आप कहेंगे मैम आईटीआर के शेड्यूल सीजी से कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, देखिए गाइस, जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमें सामने वाली पार्टी का पैन देना होता है। ठीक है जी, हमने प्रॉपर्टी परचेज की, हम क्या देंगे, सामने वाली पार्टी का पैन देंगे। तो सामने वाली पार्टी का जब हमने पैन दिया, उस पैन से पोर्टल डायरेक्टली इंफॉर्मेशन उठाएगा और उस जिसका पैन हमने दिया है उसके वहां पे वो अपडेट कर देगा इंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा एक चेंज है। ठीक है जी, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसके पैन से इंफॉर्मेशन उठाएगा आपके कैपिटल गेन शेड्यूल से और उस पर्सन के पैन के एआईएस में उसको खड़ा कर देगा। नेक्स्ट,
इन केस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, अगर मल्टीपल वैल्यूज इसमें आती हैं, यानी हमारे पास ये 4 सोर्सेज आए इंफॉर्मेशन के, अगर मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट होती हैं इसके अंदर, तो हायर वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एंड लोअर विल बी मार्क्ड एज डुप्लीकेट। लोअर को आपने हर जगह डुप्लीकेट मार्क करना है। मैं गाइज ये अपनी तरफ से नहीं बोल रही, आपके पास आईटी डिपार्टमेंट ने हैंडबुक निकाली है जो एआईएस के पोर्टल पर आपको हेल्प के अंदर मिल जाएगी, और मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। मैंने उन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये चार्ट आपको बना करके दिया है ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट, अगर जॉइंट होल्डर है प्रॉपर्टी के, ठीक है जी, अगर जॉइंट होल्डर है और रजिस्ट्रार ने जो डिटेल दी है वो प्रॉपर इनफ नहीं है बाइफरकेशन के लिए, अगर बाइफरकेशन हो पा रही है तो जो प्रॉपर्टी है वो डिटेल अलग अलग जॉइंट होल्डर में जाएगी, जितना जिसका पार्ट है उसी को शो करेगा। लेकिन अगर प्रॉपर डिटेल नहीं गई है तो अमाउंट सभी के सभी जॉइंट होल्डर्स में हो सकता है पूरी भी दिखाए। तो इसमें आपको फीडबैक प्रॉपरली देना है, बड़े ध्यान से देना है, ठीक है जी। इसमें आपको सभी जॉइंट होल्डर्स के अकाउंट को कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम देखें सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यानी लैंड और बिल्डिंग आपने सेल कर दी, इसके सोर्सेज आपके पास क्या क्या आएंगे? सबसे पहले तो SFT 012, ये वही रजिस्ट्रार से जाएगा। फॉर्म 61 यानी नॉन पैन ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IC, सेक्शन 194IA, इन सभी केसेस में आपके पास क्या करता है? टीडीएस डिडक्ट होता है। ये सेक्शन 194IA गलती से 2 बार आ गया। तो ये जो हमारे पास सेक्शंस हैं जिसमें टीडीएस डिडक्ट होता है, या तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, या नॉन पैन ट्रांजेक्शन वाले केस से, या फिर रजिस्ट्रार आप इंफॉर्मेशन आगे देगा। तो इसमें से जो भी हायर होगी वो आपको कंसीडर कर लेनी है, लोअर क्या हो जाएगी? डुप्लीकेट मार्क कर दी जाएगी, वो आपने फीडबैक में डाल देनी है कि डुप्लीकेट है। इसके साथ ही साथ जो सेल है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की, उसका भी फीडबैक ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए गाइस, जो सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, पहली बात तो वो हमारे पास कैपिटल एसेट ही नहीं होती, ठीक है जी। इसके ऊपर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ एसेट, कैपिटल एसेट, सॉरी, एसेट तो है बट कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है जी। लेकिन फीडबैक का ऑप्शन इसमें भी एनेबल्ड है, अगर आप इसमें भी कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी की, ठीक है जी। सैलरी के केस में आपको क्या करना है? आप कहेंगे मैम सैलरी के केस में तो फॉर्म 16 देखेंगे और फाइल कर देंगे। नहीं, सैलरी में भी आपके पास 2 सोर्सेज हैं। एक तो अनेक्सर 11 ऑफ टीडीएस, जो स्टेटमेंट आपके पास लास्ट क्वार्टर की जाती है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। एक तो अनेक्सर 11 ऑफ टीडीएस, स्टेटमेंट ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ, और दूसरा आपके पास आ जाएगा जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है एज पर सेक्शन 192, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट आपके पास सेक्शन 192 के तहत जाती है। इसमें जो भी हायर इंफॉर्मेशन दोनों सोर्सेज में से आएगी वो आपको रिटेन करनी है, और लोअर जो आपके पास आएगी वो आपको एज अ डुप्लीकेट मार्क कर देना है फीडबैक में, ठीक है जी। ये गाइस हमने चार्ट जो बनाया आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बनाया, ताकि आपको बहुत इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन समझा सके हम लोग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारे पास ये ई टैक्सोलॉजी की ई लाइब्रेरी है। ई लाइब्रेरी यानी इंटरनेट पर आपको ये लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएगी। इसमें हर एक तरीके के अपडेट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जीएसटी का इवन पूरा एक्ट आपको इंटरनेट पे मिलेगा, एक ई लाइब्रेरी में मिलेगा। साथ के साथ अपडेट जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ई टैक्सोलॉजी में। अगर आपके साथ ई टैक्सोलॉजी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी मेल आईडी है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, लिंक करना चाहें तो आप हमें इस पे मेल कीजिए या फिर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।